इंडिया ने दिया यूनाइटेड नेशंस को सबसे बड़ा झटका। How much longer will the will of 5 members continue to override the collective voice of 188 member states? इंडिया ने यूएन की फंडिंग में कर दी है 54% की कटौती। क्या सही में इंडिया को अब यूएनएससी की सीट देने पे मजबूर हो जाएंगे P5 मेंबर्स? हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आज के एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसका आंसर हमेशा की तरह आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज द यंगेस्ट वंस टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? ऑप्शंस है ए सीवी रमन, ऑप्शन बी बिधान चंद्र रॉय, ऑप्शन सी अरुणा असफ अली या ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो चलिए आज का इशू क्या है उसे देख लेते हैं। तो इशू यह है कि इन अ सिग्निफिकेंट मूव इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस की जो फंडिंग है उसको हमारे रिसेंटली प्रेजेंटेड बजट में भारी मात्रा में कट कर दिया है। और कितना कट किया? तो अ वूपिंग 54%। यस, 54%। मतलब लास्ट ईयर 2023-2024 के बजट में हमने जो यूएन के लिए फंड्स अलोकेट किए थे वो थे 382 करोड़ रुपीस, और इस साल हम देख रहे हैं कि इंडिया ने रिसेंटली जो बजट आया है उसमें 175 करोड़ का ही अलोकेशन सिर्फ यूएन के लिए किया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और क्या रीजन है जिनके कारण इंडिया जहां ग्लोबली अपनी इमेज एंड पावर को इतना स्ट्रांगली बढ़ा रहा है, वही दूसरी ओर हमने यूनाइटेड नेशंस जैसी एक इंपॉर्टेंट बॉडी की फंडिंग इतनी कम कर दी है? तो रीजन ये बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम यूएनएससी कहते हैं, उसमें इंडिया एक परमानेंट मेंबर बनने के लिए कई सालों से ट्राई कर रहा है। और इन द ईयर 2020 में इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया था यूएनएससी का फॉर द इयर्स 2021 एंड 2022। इस टाइम पर जो यूएन के 193 मेंबर्स है उनमें से 184 मेंबर स्टेट्स ने वोट किया था इंडिया के फेवर में। और इवन आप लोग को बता दूं कि जो P5 के मेंबर्स है, मतलब यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके, तो इन मेंबर्स में से चाइना को छोड़ के कभी ना कभी इन बाकी जो बचे हुए 4 मेंबर्स है उन्होंने इंडिया की जो मेंबरशिप है उसके लिए सपोर्ट किया ही है। और फ्रांस और यूएस, इवन यूके भी इंडिया के सपोर्ट में हमेशा से खड़े हैं यूएनएससी के बॉडी में एक परमानेंट सीट मिलाने के लिए। लेकिन ये जो नॉन परमानेंट सीट है ये तो हमने टोटल अब तक 8 बार ले चुके हैं हम, मतलब 8 बार हम अब तक के नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। पर ये सिर्फ 2 साल के लिए होता है। पर क्यों हमको दुनिया के सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद, दुनिया की टॉप 5 मिलिट्री में आने वाली और मिलिट्री स्ट्रेंथ होने वाली कंट्री होने के बावजूद भी यूएनएससी की परमानेंट सीट से दूर रखा गया है हमेशा से? लेकिन अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्यों ये यूएनएससी के पीछे हम इतने लगे हुए हैं, और हमको बनाया तो था यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर, जैसा आपने ही अभी बताया। तो क्या फर्क पड़ जाएगा कि हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए या नॉन परमानेंट मेंबर बनाया जाए? तो फर्क पड़ता है, देखते हैं कैसे। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ है 1945 में यूएन चार्टर के द्वारा। और सिंपल भाषा में बताया जाए तो जो साइड्स वर्ल्ड वॉर 2 में विक्टोरियस साबित हुई थी, मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस, यूएसएसआर, तो ये जो कंट्रीज थी ये एलाइड पावर्स इनको कहते थे। तो ये इन द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 1945 में विक्टोरियस साबित हुए, और इन अ वे इन्होंने खुद को ही एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू परमानेंट सीट दिलवा दी। मतलब इन्होंने खुद ही घोषित कर दिया कि ये अब विनर्स है, इनसे बड़ा दुनिया में कोई पावर नहीं है, और इसीलिए इन्होंने यूएन के थ्रू खुद को विक्टोरियस घोषित करके खुद को एक तोहफा दे दिया। लेकिन इसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना को भी परमानेंट मेंबर बनाया गया, क्योंकि उन्होंने एलाइड पावर्स यानी जो बाकी 4 कंट्रीज हैं उनको इस वॉर में सपोर्ट किया था। पर 1971 में आरओसी मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब आज का ताइवान, उसको एक्सपेल करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज का एक्चुअल चाइना है, उसको ये सीट ट्रांसफर की गई। पर वर्ल्ड वॉर 2 तो हम भी लड़े थे, मतलब जबरदस्ती इंडियन सोल्जर्स को भी वर्ल्ड वॉर 2 में उतारा तो गया ही था ना, फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन की आर्मी एंड उनके क्राउन की तरफ से हम भी तो लड़े थे। शायद सबसे ज्यादा पार्ट लेने वाले कंट्रीज में से हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन तो था ही। तो भाई हमने क्या पाप किया था? क्या हमको कभी किसी ने परमानेंट सीट की ऑफर भी नहीं दी थी यूएनएससी की? तो अगर कुछ एक्सपर्ट्स या फिर कुछ पॉलिटिकल रूमर्स की माने तो उनका कहना है कि इंडिया को ऑफर तो किया गया था यूएनएससी के सीट को लेकर के, लेकिन तब के हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था। पर इस क्वेश्चन को जब डॉक्टर जे.एन. पारेख ने पार्लियामेंट में 27 सितंबर 1955 को नेहरू जी के सामने रखा, तो नेहरू जी ने इसके जवाब में साफ शब्दों में कैटेगोरिकली इसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ना कोई ऐसी फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑफर आई थी और ना ही हमको किसी ने कुछ पूछा था परमानेंट सीट के बारे में, और अगर हमको ऐसा कोई ऑफर मिलता तो हम क्यों ना लेते, हम जरूर लेते, तो रिजेक्ट करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन कुछ साल पहले जब पार्लियामेंट में
इसी टॉपिक पर डिबेट हुई क्योंकि उसका मुद्दा यह था कि मसूद अजहर जो एक पाक बेस्ड टेररिस्ट है और पुलवामा एंड 2001 के पार्लियामेंट अटैक में जिसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा है, ऐसा जो ये एक टेररिस्ट है उसे जब हमने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए डिमांड रखी थी यूएनएससी के सामने, तो इस रिजोल्यूशन को चाइना ने ब्लॉक कर दिया। और इस इंस्टेंस पर तब के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने यह कहा था कि यह सब नेहरू जी की गलती है, क्योंकि अगस्त 2, 1955 को नेहरू जी ने इंडिया के सारे स्टेट्स सीएम्स को एक लेटर लिखा था और उसमें यह मेंशन किया था कि हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से हमको यूएनएससी का मेंबर बनने की एक इनफॉर्मल ऑफर आई तो थी, लेकिन उसके बदले हमें चाइना को रिप्लेस करना पड़ता। मतलब चाइना की सीट के बदले इंडिया को परमानेंट मेंबर की सीट मिले, ऐसा यूएस का चाहना था। पर हमारे जो रिलेशंस है वो हमारे नेबर के साथ खराब ना हो, इसलिए नेहरू जी ने यह कहा था कि हमारे ग्रेट नेबर चाइना का रिस्पेक्ट करने के लिए हमने उसे डिक्लाइन किया। ऐसा अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में मेंशन किया है। पर आज ये यूएनएससी की परमानेंट सीट का इतना इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि सिर्फ जो 5 परमानेंट मेंबर्स है यूएनएससी के, उनको ही वीटो पावर है। मतलब भले ही यूएन के बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स और 4 परमानेंट मेंबर्स राजी हो जाए किसी रिजोल्यूशन पर, लेकिन अगर कोई एक कंट्री जिसके पास में वीटो पावर है वो इसे वीटो कर दे, यानी कि इसे ब्लॉक कर दे, तो पूरा का पूरा रिजोल्यूशन ही यूजलेस हो जाता है और पास नहीं हो पाता। और ये पावर चाइना बार बार यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट अपने पर्सनल एजेंडा के लिए और ऑफ कोर्स अपने एलाय पाकिस्तान में छुपे हुए एंटी इंडिया एलिमेंट्स जैसे मसूद अजहर और हाफिज सईद को वगैरह ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने से बचाने के लिए। तो इसीलिए इंडिया का परमानेंट मेंबर बनना बाय एनी लॉजिक जायज है। और इसमें हमारे 3 और पार्टनर्स हैं जिनको G4 इस ग्रुप को कहा जाता है, जिसमें ब्राजील, जापान और जर्मनी ये आते हैं इंडिया के अलावा। और ये चारों कंट्रीज एक दूसरे की यूएनएससी परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसीलिए एक तरह से यूएन की और ग्लोबल कम्युनिटी की आंखें खोलने के लिए इंडिया ने यूएन की जो हमारी फंडिंग होती है उसे कट कर दिया है और यह मूव अब बहुत बड़े लेवल पर उठाया जा रहा है, देखा भी जा रहा है। सो देखते हैं इससे आगे क्या फर्क पड़ता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। लेकिन आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर बताने का वक्त आ गया है और आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, रिसेंटली भारत रत्न अवार्ड्स घोषित किए गए 2024 इस साल के लिए, और इसमें आज तक के सबसे ज्यादा यानी एक साल में 5 पर्सनालिटीज को अवार्ड्स दिए गए, जो कि नॉर्मली मैक्सिमम 3 लोगों को दिए जाते हैं। और इसमें कुछ और भी ट्विस्ट है जो शायद 2024 के इलेक्शंस को लेकर के एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो भारत रत्न टॉपिक पर बेस्ड हमारा सरल यूपीएससी चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसे जाकर देखना बिल्कुल ना भूलिए। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन एकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।